नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज फिर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर बात करने वाले हैं। सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसको हम तुलनात्मक लागत के नियम के रूप में भी जानते हैं, लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, और कई बार ये हमें एग्जाम में थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरह से भी देखने को मिल जाता है। इन तीनों का एक ही मतलब है। चलो इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत ऑस्ट्रियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गोटफ्राइड हैबरलर ने दिया था। गोटफ्राइड हैबरलर बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगरी से थे, लेकिन 1936 में वो यूएसए चले गए और वहाँ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, जहाँ पर उन्होंने जोसेफ शुम्पीटर के साथ काम किया। जोसेफ अलोइस शुम्पीटर इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा नाम है। जोसेफ अलोइस शुम्पीटर का जो काम है वो बेसिकली ट्रेड साइकिल के ऊपर है, एक बहुत बड़ा काम जो हम अपने सिलेबस में भी जो है पढ़ते हैं, देखते हैं उनके ट्रेड साइकिल मॉडल को। हैबरलर के द्वारा प्रकाशित मुख्य पुस्तकें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 1936 में प्रकाशित हुई थी और प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं जिनमें उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हमें देखने को मिलती है। हैबरलर ने डेविड रिकार्डो की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को रिफॉर्मुलेट किया है और उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म में बताया है, उसको फिर से परिभाषित किया है। दोस्तों, हैबरलर के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी डेविड रिकार्डो द्वारा दी गई कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के ऊपर एक सुधार माना जाता है, और डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी दी थी ये उसको सपोर्ट करती है, बल्कि उसको कंडेम नहीं करती, उसको खारिज नहीं करती, उसको सपोर्ट करती है और उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म में बताती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म में वो थ्योरी कैसे लागू होती है, वो नियम कैसे लागू होता है। इसको सुधार इसलिए माना जाता है क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कुछ मान्यताओं पर आधारित थी जिनकी हम बात कर चुके हैं कि दो देश है, दो वस्तुएं हैं, फ्री ट्रेड है, लेजिस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेबर है वो देश के अंदर तो गतिशील है लेकिन दो देशों के बीच में गतिहीन है या अगतिशील है, उत्पादन की लागत स्थिर रहती है, किसी प्रकार की परिवहन लागत नहीं है, किसी प्रकार का कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं है, और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य का श्रम सिद्धांत। तो हैबरलर ने कहा कि इन सभी की सभी मान्यताओं को रिलैक्स किया जा सकता है। 1 से 8 तक जो मान्यताएं हैं उनको तो आसानी से रिलैक्स किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है, लेकिन जो 9वीं अजम्पशन है उनको उन्होंने बताया कि ये इनवैलिड है। इनवैलिड इस तरह से है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग सारी की सारी लेबर होमोजीनियस होती है और लेबर का इस्तेमाल सभी वस्तुओं के उत्पादन में समानुपात में किया जाता है। हैबरलर ने कहा कि लेबर ना तो होमोजीनियस होती है, वो कुशल हो सकती है, अकुशल हो सकती है, कम कुशल हो सकती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड हो सकती है, और ना ही लेबर का सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। उनका प्रोपोर्शन अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में कम ज्यादा हो सकता है। तो हैबरलर ने कहा कि ये सारी मान्यताएं अगर हम ना ले तब भी कंपैरेटिव एडवांटेज लॉ आज के टाइम में पूरी तरह से देखने को मिलता है, वो तब भी काम करता है। एडम स्मिथ ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है। डेविड रिकार्डो ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है। डेविड रिकार्डो का कहना है कि हैबरलर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार अवसर लागत का सिद्धांत है। अवसर लागत का सिद्धांत कैसे है? देखो, हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इस डेफिनेशन के आधार पर ही ये सारा का सारा जो हम बात करने वाले हैं इस डेफिनेशन के आधार पर ही की जाएगी। डेफिनेशन क्या है? द नेशन विद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी हैज ए कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट कमोडिटी एंड ए कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन द सेकंड कमोडिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो, इसको बहुत सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब है कि एक देश की जिस वस्तु के उत्पादन में
अवसर लागत कम है उस देश को उसी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है और दूसरी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश मान लो A दो वस्तुएं उत्पादित करता है X और Y, अगर X कमोडिटी की अवसर लागत कम है तो देश A को X कमोडिटी के प्रोडक्शन में ही तुलनात्मक लाभ है, Y कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको तुलनात्मक हानि है। तो इस तरह से देश A X कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और उसी को एक्सपोर्ट करेगा। तुलना अवसर लागत के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी हम उसके ऊपर एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। अवसर लागत असल में क्या होती है कि मान लीजिए ये कोई किसान है जो दो वस्तुएं उत्पादित करता है, उसके पास ये सारा का सारा खेत है, इतना लैंड है और इनके उत्पादन में वो अपने सभी साधनों का पूरा इस्तेमाल कर लेता है और बेहतरीन तकनीक का उपयोग करता है जो उसके पास है, और सभी साधनों का इस्तेमाल करके बेहतरीन तकनीक का उपयोग करके वो 10 यूनिट सरसों उत्पादित कर पाता है और 10 यूनिट गेहूं उत्पादित कर पाता है। अगर किसान चाहे कि वो सरसों का उत्पादन बढ़ाए, सरसों का उत्पादन 10 यूनिट से बढ़ाकर 20 यूनिट करे, तो उसे गेहूं का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसके पास कोई भी साधन फ्री नहीं है, कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है। अगर उसे सरसों का उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए उसको साधन चाहिए और वो साधन गेहूं का उत्पादन घटाने से मुक्त हुए साधनों का इस्तेमाल कर कर बढ़ाया जा सकता है, वहां से प्राप्त होंगे वो। तो इस तरह से अगर 10 यूनिट सरसों उत्पादित करने के लिए उसे 10 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़े तो ये कहा जाएगा कि 10 यूनिट सरसों की अवसर लागत 10 यूनिट गेहूं का त्याग है। ठीक है ना, 10 यूनिट सरसों की अवसर लागत 10 यूनिट गेहूं का त्याग है। इसको प्रति इकाई में दिखाएं तो हम ऐसे देखेंगे कि 1 यूनिट सरसों की अवसर लागत 1 यूनिट गेहूं की मात्रा का त्याग है। साथियों, जब भी हम अवसर लागत की बात करते हैं तो हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, उत्पादन संभावना तालिका और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, इनके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल होता है वो किसी देश की वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसे कोई देश बेहतरीन तकनीक के साथ अपनी सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करके उत्पादित कर सकता है। यहां पर जिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल्स की हम बात करेंगे वो हमने यूएसए के लिए और यूके के लिए बनाया है, हाइपोथेटिकल है, और उसमें हमने गेहूं और कपड़ा लिया है। यहां पर जिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को हम बनाएंगे वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, स्थिर अवसर लागत की मान्यता पर आधारित है। तो चलो बनाते हैं। ये देखो यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है और ये यूके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है। अगर यूएसए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल केवल वीट के प्रोडक्शन में करता है तो वो 90 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर सकता है और कपड़े का कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। और अगर वो अपने सारे के सारे साधनों का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में कर लेता है तो वो 60 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाएगा और वीट का कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इन दोनों के बीच में भी वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि 10 यूनिट कपड़ा और 75 यूनिट गेहूं, 20 यूनिट कपड़ा 60 यूनिट गेहूं, 30 यूनिट कपड़ा 45 यूनिट गेहूं, 40 यूनिट कपड़ा और 30 यूनिट गेहूं, 50 यूनिट कपड़ा, 15 यूनिट गेहूं, इस तरह से। यहां पर यूके की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिखाई गई है। यूके अगर अपने सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल कर ले बेहतरीन तकनीक के साथ तो वो 30 यूनिट गेहूं उत्पादित कर सकता है और कपड़े का कोई उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर यूके अपने सभी साधनों का इस्तेमाल केवल कपड़े के उत्पादन में कर ले तो वो 60 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाएगा और गेहूं का कोई उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसके बीच में भी वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि 25 यूनिट गेहूं, 10 यूनिट कपड़ा, 20 यूनिट गेहूं, 20 यूनिट कपड़ा, 15 यूनिट गेहूं, 30 यूनिट कपड़ा, 10 यूनिट गेहूं, 40 यूनिट कपड़ा, 5 यूनिट गेहूं और 50 यूनिट कपड़ा, या और भी कोई कॉम्बिनेशन जो है इनके बीच में बन सकता है। अब साथियों, हमें देखना यहाँ पर यह है कि यूएसए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम है और किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज्यादा है, और यूके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम है और किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज्यादा है। तो पहले हम यूएसए की बात करते हैं।
यूएसए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो उसे 90 यूनिट वीट प्रोड्यूस करने के लिए 60 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको प्रति इकाई में देखें तो उसे 1 यूनिट वीट प्रोड्यूस करने के लिए 0.67 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस 90 को हम 60 के बटे कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3 यूनिट कपड़ा, यानी कि 0.67 यूनिट कपड़ा। और अगर हम यूएसए की कपड़े के उत्पादन की अवसर लागत देखें तो हमें पता चलता है कि उसे 60 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए 90 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ेगा। इसको प्रति इकाई में देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि 1 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए उसे 1.5 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ता है ना। तो यहां से हमें पता चला कि यूएसए की अवसर लागत गेहूं के उत्पादन की कम है और कपड़े के उत्पादन की ज्यादा है, क्योंकि उसे 1 यूनिट गेहूं उत्पादित करने के लिए केवल 0.67 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ता है, जो कि 1 यूनिट से भी कम है, और उसे कपड़े की 1 यूनिट उत्पादित करने के लिए 1.5 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है, जो कि 1 यूनिट कपड़े से बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यूएसए की अवसर लागत गेहूं के उत्पादन में कम है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लो यूएसए कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहे तो 10 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए उसे 15 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। तो इस कॉम्बिनेशन में वो 75 यूनिट गेहूं और 10 यूनिट कपड़ा उत्पादित करता है। तो 10 यूनिट कपड़े की अवसर लागत 15 यूनिट गेहूं हुई। हर बार ऐसा ही है उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगली बार उसे 10 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए फिर से 15 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। अगली बार फिर 10 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए 15 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ये बनते हैं। तो अगर यूएसए केवल कपड़े का उत्पादन करता है और गेहूं का कोई उत्पादन नहीं करता और वो गेहूं का उत्पादन बढ़ाना चाहे तो उसे अपना गेहूं का उत्पादन 0 यूनिट से बढ़ाकर 15 यूनिट करने के लिए 10 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से 15 यूनिट गेहूं की अवसर लागत 10 यूनिट कपड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 यूनिट गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए 10 यूनिट कपड़ा छोड़ा, तो 1 यूनिट गेहूं की अवसर लागत आई 0.7 यूनिट कपड़ा, है ना। और अगर कपड़े की अवसर लागत निकाले तो 10 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए उसे 15 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए उसे 1.5 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर यह पता चला कि यूएसए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेहूं के उत्पादन में कम है और कपड़े के उत्पादन में ज्यादा है। तो इस तरह से यूएसए को गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है और कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है। यही चीज अगर हम यूके के लिए निकालें तो हमें पता चलता है कि यूके को 30 यूनिट गेहूं उत्पादित करने के लिए 60 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 यूनिट गेहूं उत्पादित करने के लिए उसे 2 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। इस 30 को इसके बटे कर देंगे तो 2 यूनिट कपड़ा। और अगर कपड़े की अवसर लागत निकाले तो 60 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए 30 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब है प्रति इकाई में अगर इसको निकाले तो 1 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए उसको 0.5 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। हाफ यूनिट गेहूं जो है छोड़ना पड़ता है, हाफ यूनिट वीट उसे सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूके की अवसर लागत कपड़े के उत्पादन में कम है, क्योंकि उसे केवल 1 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए मात्र 0.5 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ता है। और गेहूं के उत्पादन में उसकी अवसर लागत ज्यादा है, क्योंकि 1 यूनिट गेहूं उत्पादित करने के लिए उसे 2 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ता है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यूके को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है, क्योंकि कपड़े के उत्पादन में उसकी अवसर लागत कम है और गेहूं के उत्पादन में उसकी अवसर लागत ज़्यादा है। इस तरह से हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 10 यूनिट कपड़ा यूके को प्रोड्यूस करना पड़े तो उसे 5 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है ना। तो यानी कि 5 यूनिट गेहूं प्रोड्यूस करने के लिए 10 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। मान लो यहाँ से हम बात करें कि 5 यूनिट वो गेहूं का उत्पादन 0 से 5 यूनिट करना चाहे तो उसे कपड़े का उत्पादन 60 यूनिट से घटाकर 50 यूनिट करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट गेहूं की अवसर लागत 10 यूनिट कपड़ा, यानी कि 1 यूनिट गेहूं की अवसर लागत 2 यूनिट कपड़ा। और कपड़े की अवसर लागत निकाले तो 10 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए केवल 5 यूनिट गेहूं छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट कपड़ा उत्पादित करने के लिए उसे 0.5 यूनिट गेहूं ही छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यूके को कपड़े के उत्पादन में अवसर लागत कम है
और यूएसए की गेहूं के उत्पादन में अवसर लागत कम है। तो इस तरह से यूएसए को गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ हुआ और यूके को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ हुआ, क्योंकि यूएसए की गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत कम है और यूके की कपड़े के उत्पादन की अवसर लागत कम है। इस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा। यूएसए गेहूं के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा और यूके कपड़े के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा। यूएसए यूके को गेहूं एक्सपोर्ट करेगा और बदले में यूके से कपड़ा इंपोर्ट करेगा। इस तरह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड होगा और ये ट्रेड दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जरिए भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने यूके और यूएसए के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाए हैं। ये देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने व्हीट लिया है, वर्टिकल एक्सिस पर हमने क्लॉथ लिया है। ये यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, रेड कलर की लाइन है जो ये, और नेगेटिव स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मान्यता पर आधारित है। अगर यूएसए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल करे तो 90 यूनिट गेहूं और 60 यूनिट कपड़ा उत्पादित कर सकता है। दोनों में से एक कर सकता है, या तो 90 यूनिट गेहूं उत्पादित करेगा या 60 यूनिट कपड़ा। इसी तरह से हम यूके की भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेते हैं। यूके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये रेड कलर की लाइन है जो बताती है कि यूके अगर अपने सभी साधनों का इस्तेमाल करे तो 30 यूनिट गेहूं और 60 यूनिट कपड़ा उत्पादित कर सकते हैं। अगर ट्रेड से पहले की हम बात करें, बिना ट्रेड के, तो यूएसए बिंदु ए के ऊपर कंजम्पशन करता है, जहां पर वो 45 यूनिट गेहूं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है और 30 यूनिट कपड़ा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है। घर में वो 45 यूनिट गेहूं और 30 यूनिट कपड़ा उत्पादित करता है और इतने ही गेहूं और कपड़े का वो उपभोग करता है। यूके की अगर बात करें तो यूके डोमेस्टिकली पॉइंट सी के ऊपर 20 यूनिट गेहूं और 20 यूनिट कपड़े का कंजम्पशन करता है, क्योंकि वो घरेलू तौर पर केवल 20 यूनिट गेहूं और 20 यूनिट कपड़ा ही उत्पादित कर पाता है। जैसा कि हमने देखा कि यूएसए को गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में उसकी अवसर लागत कम है, और यूके को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है, क्योंकि कपड़े के उत्पादन में उसकी अवसर लागत कम है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यूएसए गेहूं के उत्पादन में परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगा। परफेक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब यह होता है कि यूएसए कपड़े का उत्पादन तो जीरो करेगा, कपड़े का कोई उत्पादन नहीं करेगा, और अपने सारे के सारे साधनों का इस्तेमाल गेहूं के उत्पादन में कर लेगा और 90 यूनिट गेहूं उत्पादित करेगा। इसी तरह यूके भी कपड़े के उत्पादन में परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगा। परफेक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब वही कि यूके गेहूं का उत्पादन जीरो करेगा, गेहूं का कोई उत्पादन नहीं करेगा, और अपने सारे के सारे साधनों का उपयोग कपड़े के उत्पादन में करेगा और 60 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस करेगा। तो अब यूएसए केवल गेहूं उत्पादित करता है और यूके केवल कपड़ा उत्पादित करता है, और दोनों के दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है। ट्रेड के बाद यूएसए पॉइंट बी के ऊपर कंजम्पशन करता है, जहां पर वो 55 यूनिट गेहूं और 35 यूनिट कपड़े का उपभोग करता है। इसी तरह यूके की बात करें तो यूके पॉइंट डी के ऊपर कंजम्पशन करता है, जहां पर वो 35 यूनिट गेहूं और 25 यूनिट कपड़ा उपभोग करता है। दोनों देशों के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड ग्रीन लाइन से दिखाएंगे हम। ये जो ग्रीन लाइन है इसको इंटरनेशनल प्राइस लाइन भी कह सकते हैं दोनों कमोडिटीज की, और इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हम जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी बताती है ये दोनों देशों के बीच में। इन दोनों लाइंस का स्लोप बराबर है। बराबर इसलिए है क्योंकि ये मान लिया गया है कि व्हीट जो यूएसए में प्रोड्यूस होता है और व्हीट जो यूके में प्रोड्यूस होता है वो होमोजीनियस है। कपड़ा जो यूके में प्रोड्यूस होता है और कपड़ा जो यूएसए में प्रोड्यूस होता है वो भी होमोजीनियस है। ये इसके पीछे मान्यता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता इस पे ली गई है। तो साथियों यहाँ पर हम एक बात नोट करेंगे कि देखो, यूएसए कपड़े का कोई उत्पादन नहीं करता। यूएसए का कपड़े का घरेलू उत्पादन 0 है, लेकिन फिर भी वो 35 यूनिट कपड़ा उपभोग करता है। और यूके का गेहूं का उत्पादन 0 है, वो घरेलू तौर पर गेहूं का कोई उत्पादन नहीं करता, गेहूं का उत्पादन 0 है, लेकिन फिर भी वो 35 यूनिट गेहूं का उपभोग करता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से संभव हो पाया क्योंकि यूएसए ने 90 यूनिट गेहूं उत्पादित किया है अपने सारे साधन
गेहूं के उत्पादन में लगा दिए और 90 यूनिट गेहूं उत्पादित किया, जिसमें से उसने 55 यूनिट गेहूं घरेलू तौर पर उपभोग कर लिया और उसके पास 35 यूनिट गेहूं बच गया है। अभी इस 35 यूनिट गेहूं का वो एक्सपोर्ट करता है और 35 यूनिट गेहूं का एक्सपोर्ट वो यूके को कर देता है। तो अब यूके जो ये 35 यूनिट गेहूं उपभोग करता है वो यूएसए से इंपोर्ट किया गया है ना। खुद तो वो गेहूं उत्पादित करता नहीं है तो उसका, लेकिन फिर भी उसका गेहूं का उपभोग है वो 35 यूनिट है। तो ये 35 यूनिट उसने यूएसए से इंपोर्ट किया है ना। तो यूएसए ने 35 यूनिट गेहूं का एक्सपोर्ट यूके को कर दिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो यूएसए कपड़े का कोई उत्पादन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो कपड़े का 35 यूनिट जो है कंज्यूम करता है। तो ये 35 यूनिट कहाँ से आया है? ये 35 यूनिट यूके से आया है, क्योंकि यूके 60 यूनिट कपड़ा उत्पादित करता है, जिसमें से वो 25 यूनिट कपड़ा घरेलू तौर पर उपभोग कर लेता है और उसके पास 35 यूनिट कपड़ा बच जाता है, जिसका वो एक्सपोर्ट यूएसए को कर देता है, क्योंकि उसने बदले में उससे गेहूं इंपोर्ट किया है। तो ये 35 यूनिट कपड़ा यूके यूएसए को एक्सपोर्ट कर देगा और यूएसए यूके से 35 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट करेगा। इस तरह से ट्रेड के बाद दोनों देशों को फायदा होगा। ये जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, ये दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। कैसे? ये देखो, जब ट्रेड नहीं होता था, जब ट्रेड नहीं था तो यूएसए केवल 45 यूनिट वीट और 30 यूनिट कपड़ा कंज्यूम कर पाता था, जो वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता था। 45 यूनिट वीट और 30 यूनिट कपड़ा, और यूके केवल 20 यूनिट वीट और 20 यूनिट कपड़ा कंज्यूम कर पाता था। दोनों का कंजम्पशन का स्तर नीचा था, है ना, दोनों वस्तुओं में। लेकिन जब ट्रेड हुआ तो अब यूएसए 55 यूनिट वीट और 35 यूनिट कपड़ा कंज्यूम करता है ना। ये ट्रेड से पॉसिबल हुआ। तो यानी कि पहले से 10 यूनिट ज्यादा वीट कंज्यूम करता है और पहले से 5 यूनिट ज्यादा कपड़ा कंज्यूम करता है। तो यूएसए को 5 यूनिट कपड़े का और 10 यूनिट गेहूं का लाभ हुआ है। इसी तरह यूके को 15 यूनिट गेहूं और 5 यूनिट कपड़े का लाभ हुआ है ना, क्योंकि पहले तो वो केवल 20 यूनिट गेहूं का ही उपभोग करता था घरेलू तौर पर उत्पादित करके, लेकिन ट्रेड के बाद वो 35 यूनिट गेहूं उपभोग करता है। तो यानी कि 15 यूनिट गेहूं ज्यादा उपभोग करता है और कपड़े का उपभोग भी उसका 20 यूनिट से बढ़कर 25 यूनिट हो गया है। तो ये सारा म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड के कारण पॉसिबल हुआ है। और ये क्योंकि इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि यूएसए को वीट के प्रोडक्शन में तुलनात्मक लाभ था, क्योंकि वीट के प्रोडक्शन में उसकी अवसर लागत कम थी और यूके की कपड़े के उत्पादन की अवसर लागत कम थी, तो उसे कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ था। इस तरह से वैसे तो ये सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक टेबल अलग से बनाकर देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स में देखो, ट्रेड से पहले क्या होता है दोनों देशों के बीच में। ट्रेड से पहले यूएसए और यूके दोनों मिलकर 65 यूनिट गेहूं का उत्पादन करते हैं और 50 यूनिट कपड़े का उत्पादन करते हैं। जब ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में तो दोनों देश अपनी अपनी वस्तुओं में स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी कि जिस वस्तु के उत्पादन में जिस देश की अवसर लागत कम है उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है। तो जिस वस्तु के उत्पादन में उसको तुलनात्मक लाभ है वो उसी वस्तु के उत्पादन में जो है विशिष्टीकरण करेगा। तो क्या होगा, यूएसए 60 यूनिट गेहूं उत्पादित करेगा और कपड़े का कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। यूके गेहूं का कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा और 90 यूनिट कपड़ा उत्पादित करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ट्रेड के बाद गेहूं और कपड़े दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया है ना। तो कितना प्रोडक्शन बढ़ा है? ट्रेड से पहले तो 65 यूनिट गेहूं उत्पादित किया जाता था, ट्रेड के बाद 90 यूनिट गेहूं उत्पादित किया जाता है, यानी कि ट्रेड होने के बाद 25 यूनिट गेहूं ज्यादा उत्पादित किया जाता है। इसी तरह से तो हमने देखा कि ट्रेड के बाद 25 यूनिट गेहूं ज्यादा उत्पादित होता है पहले से और 10 यूनिट कपड़ा ज्यादा उत्पादित होता है ना, क्योंकि पहले तो केवल दोनों देश मिलकर 50 यूनिट कपड़ा ही उत्पादित कर पाते थे। अब अकेले यूके 60 यूनिट कपड़ा उत्पादित कर लेता है। तो यानी कि
जो ट्रेड से जो लाभ हुआ है वो 25 यूनिट गेहूं और 10 यूनिट कपड़े का हुआ है। ये लाभ दोनों देशों के बीच में बंट जाता है। ये देखो, इस 25 यूनिट गेहूं का जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, इसमें से 10 यूनिट तो यूएसए के हिस्से में गया और 15 यूनिट यूके के हिस्से में गया। 10 यूनिट जो ज़्यादा कपड़ा उत्पादित होता है, उसमें से 5 यूनिट का गेन यूएसए के हिस्से में गया और 5 यूनिट का गेन यूके के हिस्से में गया। तो आप देखेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अंतर्गत दोनों देशों को इंटरनेशनल ट्रेड से लाभ हुआ है, दोनों देशों ने गेन किया है। तो साथियों, ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी, ये आपके लिए जो है यूजफुल होगी। तो अगर फिर भी आपको किसी बात में कोई डाउट लगे, कोई पॉइंट इल्यूजनरी लगे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बताने की, उसका जवाब देने की। तो अब के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। बाय।